दिन शाम को सरोज बाबू अपने घर के दरवाजे पर खड़ा होता है और पास 100 मीटर में ही एक घर होता है जो सरोज बाबू के मित्र यानी कि सुरेश का घर होता है। सरोज बाबू मुंबई से आया था, मुंबई में ही रहा करता था। सरोज बाबू और सुरेश एक मित्र हुआ करते थे बचपन के दोनों। तो अचानक सरोज बाबू गांव घूमने आता है, सोचता है चलो कुछ दिन के लिए गांव घूम आऊँ। सरोज बाबू का मुंबई के अंधेरी में एक बिजनेस होता है जो खाने पीने का, जैसे होटल टाइप का। तो वो मुंबई में ही रहने लगता है। उसकी मुंबई में शादी हो जाती है और वहीं लड़के बच्चे लेकर अपना रहने लगता है और दोनों दोस्त बिछड़ जाते हैं। एक दिन ऐसा होता है, सरोज बाबू बहुत कामुक प्रकार का व्यक्ति था जो लड़कियों के प्रति बहुत जल्दी आकर्षित हुआ करता था। तो जब वह शाम के वक्त अपने घर के दरवाजे के सामने खड़ा था तो देखता है कि एक औरत घर के सामने खड़ी है और झाड़ू लगा रही है। उस औरत का नाम था माला। माला करीब 32 वर्ष की हो चुकी थी, लेकिन आज भी माला की सुंदरता को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि माला 32 वर्ष की है। माला एक सुंदर स्त्री का शरीर लिए, एक सुंदर यौवन लिए कुल 30 वर्ष की लग रही थी, जिससे अचानक सरोज बाबू की माला से नज़रें मिलती हैं। सरोज बाबू नज़रें जैसे ही मिलती हैं, सरोज बाबू बहुत कुछ भांप लेता है उसकी नज़रों में और सुंदर माला को देखकर सरोज बाबू मनमोहक हो जाता है। उसको रात भर नींद नहीं आती। सरोज बाबू को रात भर करवटें बदल कर रात गुजार देता है क्योंकि माला बहुत सुंदर होती है। एक माला सुरेश खेती किसानी किया करता था, तो सुबह उठते ही सरोज बाबू अपने सुरेश यानी कि मित्र के घर पहुंचता है। जब दरवाज़ा खटखटाता है तो दरवाज़ा खोलती है माला और माला देखकर उसे अचंभित हो जाती है। पूछती है कि आप कौन? तो सरोज बाबू कहता है मैं सरोज बाबू और सुरेश भाई मेरे मित्र हैं। भाभी जी सुरेश भैया से मिलने आए थे क्योंकि मैं मुंबई में रहता हूँ और काफ़ी दिनों के बाद आना हुआ है, तो मैं सुरेश जी से मिलने आया हूँ। जब सरोज ने ऐसा कहा तो माला ने कहा आप अंदर आइए। अंदर बुलाया तो सरोज बाबू अंदर से खुश हुआ और बैठते हैं। माला चाय बनाती है और सरोज बाबू के लिए चाय बनाकर लाती है। दोनों लोग पीने लगते हैं। पीते कुछ बातें होती हैं और कहता है भाभी जी सरोज भैया क्या करते हैं? तो भाभी बताती हैं कि माला बताती है कि वो खेती किसानी करते हैं और अभी आज दरअसल खेतों में पानी लगा है तो वहीं सुबह सुबह निकल गए हैं, घर में वो नहीं हैं। सूना घर देखकर सरोज बाबू का मन और अटकने भटकने लगता है। सरोज बाबू के मन में जो चल रहा होता है, यही कहता एक बच्चा होता है माला के जो आता है और सरोज बाबू को पैर छूता है और सरोज बाबू उसको तुरंत 100 की नोट देते हैं और आशीर्वाद देते हैं। होता क्या है कि सरोज बाबू को माला बहुत पसंद आ गई थी। वो मन ही मन अपनी एक गुत्थियाँ उलझा रहा था। तब सरोज बाबू कहता है, अपने मुंबई की बहुत बड़ाई करता है। मुंबई में बहुत अच्छा शहर है और मुंबई माया की नगरी है। घूमने के कुछ स्थल बताता है, बहुत बहुत बड़ाई करता है। लेकिन माला कहती है कि सरोज जी आप हमसे क्यों बड़ाई कर रहे हैं? ना तो हमको कहीं जा पाना है, हमारी तो ज़िंदगी यहीं फंस कर रह गई है। बच्चे की परवरिश और रोटी बनाना, घर घर में पड़े रहना। तो सरोज बाबू बहुत जल्द उसके मन को भांप लेता है कि कहीं ना कहीं यहाँ गांव में रहकर माला का जी उब गया है। सरोज बाबू ऐसा सुनते ही तुरंत भांप लेता है कि माला का मन कहीं विचलित हो रहा है, तो माला के मन को भटकाने लगता है और सरोज बाबू कहता है कि चलिए कभी मैं आपको मुंबई घुमा देता हूँ। तो माला उसकी बात को काटते हुए कहती है कि कैसे जा पाएंगे, रहने दीजिए, मैं कैसे जा पाऊंगी अपने पति और बच्चे को छोड़कर। तब सरोज बाबू कहता है कि भाभी जी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अजीब तरह से बहकाता है माला को और माला बहक जाती है, सरोज की बातों में आ जाती है और उनका पर डे का आना जाना हो जाता है और धीरे धीरे उनके दोनों के प्रेम संबंध हो जाते हैं, माला के और सरोज बाबू के। होता क्या है, अक्सर दोनों लोग मिलने लगते हैं। अब सरोज बाबू भी ठान चुका था कि मैं माला को मुंबई लेकर ही जाऊंगा। सो हेलो फ्रेंड, मैं हूं आरजे पटेल और एक क्राइम की स्टोरी लेकर आया हूं। सो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा भी हौसला बना रहे और मैं ऐसे ही स्टोरियां हर रोज़ लाता रहूं। तो सरोज बाबू जब ठान चुका था कि मैं माला को यहाँ से मुंबई लेकर ही जाऊँगा, तो एक दिन ऐसा आता है कि दोनों लोग
सरोज बाबू और माला दोनों गांव से भाग जाते हैं। गांव से भागकर जब वो मुंबई पहुंचते हैं तो सरोज बाबू मुंबई में माला को बहुत घुमाता है, और घुमाने के बाद खूब रंगलालियाँ मनाते हैं, होटलों में रुकते हैं, और जैसे समुद्र का किनारा है इसी तरह ब्रिज व्रिज में सब हर जगह घूम कर आते हैं। जब आते हैं तो उसको एक बिल्डिंग की चाल में रख दिया जाता है, और उसी चाल में सरोज की दूसरी भी पत्नी वहीं रहा करती थी। कुछ दिन तो माला को नहीं पता चला, लेकिन कुछ दिन रहने के बाद जब माला को पता चला कि सरोज बाबू की एक पत्नी और है और बगल में ही रहती है उसी चाल में, तब माला बहुत फड़फड़ाई, लेकिन कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि वो अपने पति का घर छोड़ चुकी थी। अब सोच रही थी कि मुझे नहीं भागना चाहिए था। जब सुरेश बाबू शाम को घर आता है तो माला बहुत गुस्सा होती है और लड़ जाती है। तब सरोज बाबू के तेवर बदल जाते हैं और कुछ दिन बाद शराब पीकर रोज माला को पीटने लगता है। जब माला को पीटने लगता है तब माला बहुत दुखी हो जाती है। माला के सुंदर शरीर से रोजाना खेलना, अवैध संबंध यानी कि रोज कुकर्म करना और माला को पीटना, माला तंग आ चुकी थी। वहीं उसी चाल के सामने वाले माला के कमरे के सामने एक कमरा होता है जिसमें दो लड़के रहा करते थे, सुरेश और महेश। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के एक सराय अकील गांव के थे दोनों लोग, सुरेश और महेश। जब माला का रोज प्रताड़ना करना सरोज बाबू का देखा करते थे, उनको भी दया आने लगी थी दोनों भाइयों को, यानी कि दोनों दोस्तों को। जब देखते कि रोज माला को मारा पीटा करता है सरोज, लेकिन वो बोला नहीं करते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि ये इनकी पत्नी है। धीरे धीरे माला और सुरेश और महेश से दोस्ती होती है। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल जाती है। माला के उन सुरेश और महेश से भी अवैध संबंध हो जाते हैं। चोरी छुपे दोनों लोग मिलने लगते हैं, और उनके टाइम टाइम से दोनों आया जाया करते थे माला के पास। एक दिन होता क्या है कि जब सुरेश वो सॉरी सुरेश नहीं सरोज बाबू शराब पीकर आता है और माला की पिटाई करता है, और महेश और सुरेश को बहुत बुरा लगता है। दोनों अकड़ कर रह जाते लेकिन कुछ नहीं कर पाते। माला ने सुरेश और महेश से सब कुछ बता रखा था, लेकिन दोनों गुस्से को अंदर ही पी जाते लेकिन कुछ नहीं कर पाते। एक दिन सरोज बाबू बहुत ज़्यादा नशे में होकर आता है और आकर चुपचाप लेट जाता है। आज मार पुटाई भी नहीं करता, चुपचाप लेटा हुआ था। और इधर सुरेश और महेश की प्लानिंग और माला की प्लानिंग बन चुकी होती है कि क्यों ना हम इसको अपनी ज़िंदगी से अलग कर दें। सुरेश और महेश की भी शादी हो चुकी थी, लेकिन उनकी पति पत्नी गांव में ही रहा करती थी, तो उनको भी शहर में कोई नहीं था, तो उनके बीच माला के संपर्क हो जाते हैं। और उसी रात सुरेश और महेश अपने कमरे से दोनों सब्जी काटने वाले चाकू लेते हैं और माला के कमरे में प्रवेश होते हैं। माला उन्हें बुला लेती है। जब वो नशे की हालत में होता है, नशे की ही हालत में सोते हुए सरोज बाबू का सर कलम कर देते हैं, और इतने टुकड़े कर कर करते हैं कि मतलब उसका बोटी बोटी कर देते हैं। और टुकड़े करके बाज़ार से 2 पॉलीथीन की पन्नियाँ लाते हैं और ये 2 बोरियाँ लाते हैं, आधा आधा दोनों बोरियों में उसकी लाश को भरकर, और वहीं छत के सबसे ऊपर बिल्डिंग के रात को रख आते हैं। क्योंकि जाड़े का समय था तो छत में कोई चढ़ा ना करता था। तो होता क्या है, कुछ दिन बाद बिल्डिंग में बदबू आने लगती है और माला वहाँ से फरार हो जाती है। सुरेश महेश भी अपने गांव के लिए वापस आ जाते हैं। जब वहाँ बदबू बढ़ जाती है तो आसपास के जितने बिल्डिंगें होती हैं तो वहाँ अफरा तफरी मचती है और ढूंढना शुरू हो जाता है कि ये बदबू कहाँ से आ रही है। तब जब कुछ लोग छत में चढ़ते हैं, जब देखते हैं बोरियों को टटोलते हैं तो देखते हैं उनमें लाश पड़ी होती है, कुछ गीला गीला सा लगता है। और जब उसको खोलते हैं तो वहाँ बदबू और फैल जाती है। तुरंत वहाँ से भागते हैं और पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस आती है, पुलिस मामला अपने संज्ञान में लेती है, मामले की जांच की जाती है। लाश को करीब 3 हफ्ते हो चुके थे और अब जांच शुरू होती है। पूरी चाल को सीलबंद कर दिया जाता है कि ना कोई अंदर आएगा ना कोई बाहर जाएगा। अब चेकिंग शुरू होती है। तो कहते हैं ना कि चोर को कोई ना कोई सबूत तो छोड़ ही जाता है। दो माला और सरोज बाबू जिस कमरे में रहा करते थे उसकी जांच होती है। उसी चाल में उसकी पति पत्नी भी सरोज की रहा करती थी, तो उसने पत्नी ने बताया कि सरोज बाबू माला के साथ ऊपर वाली चाल में रहा करते थे। तब पुलिस सरोज बाबू के कातिल माला को ढूंढने लगते हैं, लेकिन माला नहीं मिलती क्योंकि माला तो फरार हो चुकी थी।
फिर सामने वाले जब दरवाजे में देखते हैं यहाँ भी ताला लगा है, कब से लगा है, पूछताछ करते हैं, तब से बताते हैं कि तभी से यहाँ भी ताला लगा है। तब सुरेश और महेश को पुलिस ढूंढना शुरू कर देती है और सुरेश को इलाहाबाद स्टेशन में ही सुरेश और महेश को पकड़ लिया जाता है। और माला आज भी फरार है, आज भी पुलिस नहीं पाती है और सुरेश और महेश को सज़ा हो जाती है। सुरेश और महेश को जब पुलिस पीटती है तो सुरेश और महेश पूरे मामले का खुलासा कर देते हैं और दोनों को सज़ा हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा हौसला बना रहे और मैं ऐसी ही स्टोरियाँ आप लोगों के लिए लाता जाता रहूँ। मेरा इस स्टोरी से किसी को ठेस पहुँचाने का उद्देश्य नहीं था, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक